नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने और कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने को लेकर पार्टी की ओर से राजस्थान के उदयपुर में 9 संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस की ओर से कई अहम फैसले भी लिए गए और कहा जा रहा है कि कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए ये फैसले काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। कांग्रेस की ओर से लिए गए अहम निर्णय में प्रमुख निर्णय है कि पार्टी में एक व्यक्ति, एक पोस्ट और एक परिवार, एक टिकट के नियम को अब अपनाया जाएगा। कांग्रेस ने चिंतन शिविर में केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। चलिए रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। Will go down as historical, as path breaking, as laying down new vistas, as laying down new opportunities, as opening new doors, as infusing new energy and vigor, and as transforming the great Indian National Congress into a party that would deliver for nationhood, for its people, as also by reforming itself to become people's voice in true sense of the word. I think the resolve will be a foundational value for taking on the polarizing agenda of the Bharatiya Janata Party RSS, which only wants to rule India by sowing the seeds of division and hatred and anger. The message of the Congress Party is clear. India will not sustain on anger. India will not sustain on कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर कई विचारों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही साथ कई रणनीतियां पार्टी ने बनाई है। वहीं समापन के मौके पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। I came away from the dinner so graciously hosted by Ashok Gehlot ji, feeling that I had spent the evening with my family, and my larger family, and I was very touched when some of younger colleagues, guests and colleagues shared the same view, and so I very much hope that this is the spirit in which we will disperse from this Chintan Shivir. So my friends and colleagues, के लिए तैयार ही नहीं। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं। आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस। ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है। हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये देश जो है ये सच्चाई को मानता है। ये देश जो है ये सच्चाई का देश है और इस देश को बात समझ आ रही है। ये देश देख रहा है देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है। मुझे कोई डर नहीं है मुझे।
तो ये चिंतन शिविर कांग्रेस की तरफ से जहां पर मंथन किया गया कि पार्टी कैसे आगे की रणनीतियों को अब तैयार करे। तमाम बड़े दिग्गज नेता भी देखिए इस चिंतन शिविर में शामिल हुए। उनका ये कहना कि अगर गुजरात और हिमाचल का चुनाव हम हारे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। आने वाले 2024 के चुनाव में हमें वो सफलता नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं। एक व्यक्ति एक पद की नीति अब कांग्रेस अपनाएगी, ये भी कहा गया। इसके साथ ही साथ भारत जोड़ो अभियान, कैसे लोगों से संपर्क अब साधा जाए, कैसे जो वोट बैंक खिसक गया कांग्रेस का उसको एक बार फिर अपने पाले में किया जाए, कैसे अल्पसंख्यक और दलितों को मनाया जाए, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस का विशेष फोकस अब रहेगा आने वाले समय में। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हुए तो राज्य दर राज्य कांग्रेस लगातार सिमटती चली गई। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चिंतन शिविर, ये मंथन बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था। इसीलिए उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। गांधी जयंती से शुरू होगी कांग्रेस की यात्रा। उदयपुर की ये तस्वीरें देखिए, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे शामिल हुए हैं। वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। आसिफ, देखिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर ये और आज आखिरी दिन था। कांग्रेस ने बहुत सारी रणनीतियां बनाई है कि कैसे पहले गुजरात और हिमाचल के चुनाव में सफलता प्राप्त की जाए, फिर आगे का सोचा जाए। आसिफ, बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग जा रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस के वर्कर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोका है। आप देखिए सीधी तस्वीर और ये देखिए किस तरीके से पायलट की भूमिका में गुलजार साहब हैं और ये तस्वीर बहुत ही कुछ कहती है। और देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं लगातार कोशिशों के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस वर्कर जो झंडे लेकर घूमते हैं, जो उनके साथ कार्यकर्ता की भूमिका में होते हैं, उनको उन्होंने रोका और दोनों भाई बहन ने उनको रोककर उनसे बात करनी चाहिए और उनसे बात भी की। जो यहाँ पे कांग्रेस वर्कर के तौर पे और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा सी तस्वीर। सोनिया गांधी अब यहाँ से रवाना हो चुकी हैं दिल्ली के लिए और सोनिया गांधी का ये चार्टर है जो अभी यहाँ से निकला है और ये सीधी तस्वीर है जो न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। साफ तौर पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सीधी तस्वीरें, एक तरफ सोनिया गांधी के जाने की तस्वीर और दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका की एक्सक्लूसिव तस्वीर। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ इंडिया सबसे पहले हर खबर पे आपको बाखबर रखता है और इसीलिए सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चिंतन शिविर खत्म होने के बाद जो गाड़ियों का काफिला है वो धीरे धीरे निकल रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ से निकले, उन लोगों ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोककर उन्होंने बातचीत की। और हमारे साथ अनिल चौधरी साहब हैं जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुखर आवाज़ हैं। मैं इन्हीं से सीधे पूछता हूँ, कैसा रहा चिंतन शिविर? मैं कह सकता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे, उम्मीद से बढ़ कर के हमें यहाँ ना केवल ऊर्जा मिली, संदेश मिला और एक कार्य करने की जो कार्यकर्ताओं में जो क्षमता होती है, मुझे लगता है उसको आज एक नया बल यहाँ से मिला है। और नव संकल्प के साथ जो संकल्प लेके जा रहे हैं, भारत जोड़ो, इस 2 शब्दों में, भारत जोड़ो में सब कुछ समाहित है। इसमें सम्मिलित है इस देश में जो माहौल, जो हालात पैदा हैं आज, चाहे युवाओं की बात करें, बहनों की बात करें, इस देश में बनने वाली योजनाओं की हम बात करें, तो आज हर जगह पर ये सरकारें फेल हैं। लेकिन जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, सच के विपरीत जो दिखाया जा रहा है, उसका मुकाबला कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी ने कहा है कि शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए 2 बातें हैं राहुल जी की। एक तो भ्रष्टाचार को लेकर के अपना दिया गया वक्तव्य कि इस भारत वर्ष की इस भारत माता का कर्ज मुझ पर है, भारत माता का कर्ज मुझ पर है और मैं आरएसएस की विचारधारा के लिए जीवन भर उसको मैं विरोध करूंगा। इस भारत के लिए आरएसएस की विचारधारा नहीं चाहिए, तोड़ने वाली विचारधारा नहीं चाहिए, जोड़ने वाली विचारधारा जो कांग्रेस की उसके लिए काम करेंगे। जीवन भर का उन्होंने प्रण लिया है, जो ईमानदारी के साथ कर्ज उतारने की बात की। दूसरा, इस मुल्क के अंदर आपको संदेश क्लियर है, कांग्रेसी को पुराना इतिहास जानना होगा। 1885 में जब इस संगठन की सोच रखी गई थी, बनाया गया था, सोच एक थी, उस समय राजनीति करनी नहीं थी, इस मुल्क को बचाने की बात थी, आज़ाद करने की बात थी। आज से फिर वही समय आ गया और राहुल जी का संदेश है शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा, घर में बैठ के कांग्रेस नहीं चलेगी, पदों पे बैठ के कांग्रेस नहीं चलेगी, पसीना बहाना होगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, बीच में जाना होगा, गांव जाना होगा, मोहल्ले में जाना होगा, शहर के इशू पे बात करनी होगी। और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से एक यात्रा के रूप में पूरे देश भर में होने जा रही है और जो पसीना बहाएगा स्वाभाविक है कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। एक सवाल अनिल जी आपसे पूछना है कि क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, बहुत विस्तारपूर्वक बात की, उन्होंने एक चीज़ कहा कि
रीजनल पार्टियां विकल्प नहीं हो सकती हैं, विकल्प कांग्रेस हो सकती है। दूसरी तरफ रीजनल पार्टियों के साथ आप सरकार भी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि रीजनल पार्टियों पर ही निशाना हो गया, अपनी ही पार्टियों पर जो खासतौर पे आपके साथ सरकार चला रहे हैं। देखिए राहुल जी के लिए आप बात को आप सुना हो, राहुल जी के संदेश के लिए इस देश के अंदर कांग्रेस एक पार्टी जिसकी अपनी विचारधारा है, बाकी जितने क्षेत्रीय दल हैं वो अलग अलग इश्यूज पे राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो सोच जो विचारधारा है वो इस देश की आत्मा और ताकत है। राहुल जी का जो कहने का तात्पर्य है, इस मुल्क में दो सोच हैं, आरएसएस की सोच और कांग्रेस की सोच। बाकी क्षेत्रीय दलों की जो सोच है उस क्षेत्र के संबंधित वही सेंट्रिक एक सोच पे वो काम करते हैं, इश्यूज पे काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, पद पे बैठते हैं। लेकिन जहां से आप आते हैं वहां की क्षेत्रीय दल तो अब काफी बड़ा पैमाना हो गया, वो आपको उसने डिफीट किया पंजाब में, फिर वो आगे गुजरात जाना चाह रहे, मतलब जिस पार्टी की बात कर रहा हूँ वो आप पंजाब के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जो व्यक्ति ये कहता था गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, आज वो आदमी अपनी जान को खतरा बता करके किस तरह से सुरक्षा की मांग करने की कोशिश कर रहा है वो आप जानते हैं। सवाल ये है कि वाकई अरविंद जिस सोच के साथ राजनीति बदलने आए थे, अफसोस इस बात का इस मुल्क में बहुत जल्दी हमारे जो एक तरह से मासूम लोग कह लीजिए, नागरिक कह लीजिए, जनता कह लीजिए, अपने नेताओं पे भरोसा करते हैं, लेकिन जब उनका भरोसा टूटता है तो बहुत दुख पहुंचता है और उसका जवाब जनता देती है। तो अरविंद ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर ख्वाब दिखाए थे, जो बातें की गई थी, क्या वो ख्वाब पूरे हो पा रहे हैं? कल एक हादसा होता है, 27 लोगों से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, आप 10 लाख रुपए का चेक देते हो और अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेते हो। कोरोना फैलता है, लोग मरते हैं, आप छुप के घर बैठ जाते हो। दिल्ली में दंगे होते हैं, छुप के घर बैठ जाते हो। क्या इसलिए मुख्यमंत्री चुना था? साहब ये 15 साल शीलाजी कांग्रेस की सरकार थी, शहर को नाम दिया, पहचान दी, मान दिया और देश के अंदर एक राजधानी स्थापित करके दिया। वो शहर धीरे धीरे एक चिंतन बैठक से एक सवाल, आपने सबसे पहले कहा था कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनना चाहिए और आज फिर बहुत सारे लीडरों ने भी कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, क्या राहुल गांधी मान गए? देखिए ये राहुल जी का फैसला रहेगा, लेकिन कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को बार बार राहुल जी के सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ भी की गई, हमने दिल्ली से प्रस्ताव दिया है, संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, निर्णय होगा और राहुल जी अध्यक्ष बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और राहुल जी ने जिस तरह से नव संकल्प के अंदर अपना संबोधन दिया है, संदेश क्लियर है। इस देश में, इस मुल्क में एक ही नेता है जो वर्तमान सरकार है, जो मोदी सरकार, भाजपा संघ की जो सरकार है, उनसे यदि देश हित में कोई सवाल पूछ सकता है तो राहुल गांधी निडरता के साथ, निर्भरता के साथ, ईमानदारी के साथ यदि कोई विपक्ष की भूमिका में है तो राहुल गांधी है। और यदि राहुल गांधी इस भूमिका में है तो क्यों अध्यक्ष ना बने, ये सवाल मेरा उन लोगों से है जो इस बात का विरोध करते हैं। साफ तौर पे अनिल चौधरी बहुत ही भावुक हो गए हैं राहुल गांधी के नाम पर, क्योंकि सबसे पहले किसी स्टेट ने रिजोल्यूशन पास किया था राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के लिए, तो वो दिल्ली कांग्रेस थी और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी थे और उनकी पूरी टीम थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी से अनिल चौधरी का जुड़ाव है और उन्होंने उस अपनी बात को बड़े ही बेबाक अंदाज में रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज पूरी जानकारी के लिए। लगातार तमाम लीडरों का जाने का सिलसिला है। वहीं नए कृषि कानून के खिलाफ सरकार से मोर्चा लेने वाले राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं नरेश टिकैत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष बनाए गए। आज भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं नरेश टिकैत को भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय पद से मुक्त किया गया। राकेश टिकैत ने सरकार के नए कृषि कानून का विरोध किया था। यही नहीं, राकेश टिकैत के आह्वान पर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला। कृषि कानून के वापस होने के बाद ही यह आंदोलन खत्म हुआ था। आज की डेट तक उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रही हो, गवर्नर शासन हमने देखा, बसपा की सरकार देखा, मुलायम सिंह यादव की सरकार देखा, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा मन, हमारी आत्मा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत में हमेशा रही और पूरे जीवन जब तक जीऊंगा मैं महात्मा टिकैत को अपना गुरु मानता रहूंगा और महात्मा टिकैत के पद चिन्हों पे चल के मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। और यह भी आज मैं मीडिया और लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पहले किसान हूं और उसके बाद किसान नेता और
वहीं वाराणसी के श्रृंगार गौरी विवाद में लगातार दूसरे दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हुआ। दूसरे दिन सर्वे का काम 12 बजे पूरा होना था, लेकिन सर्वे निर्धारित समय से अधिक समय तक चला। सर्वे करने ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंची टीम के सदस्य परिसर से बाहर आ गए। ज्ञानव्यापी सर्वे के दूसरे दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद के गुंबदों और दीवारों का सर्वे हुआ। अब कहा जा रहा है कि कल भी सर्वे होगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच सर्वे होने की बात कही गई। कुछ वकीलों का कहना है कि सर्वे कोर्ट की ओर से निर्धारित समय 8 बजे से 12 बजे के बीच ही सर्वे किया जाएगा। कागजी कार्रवाई के बाबत कमिश्नर महोदय ही अपना रिपोर्ट दे पाएंगे। तो क्या कल भी वीडियोग्राफी होती रहेगी? हाँ, कमिश्नर महोदय में जो विशाल सिंह जी हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्ष उनके अंदर कई लोग हैं और जैसे अजय मिश्रा भी हैं, अजय सिंह भी हैं, तो लोग अपना तैयार करेंगे। उनसे हम उसे बता पाएंगे क्या कर रहे हैं वो। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या आपको जैसे दावा किया जा रहा है कि यह बात किसने कहा आपसे 1.5 घंटा 2 घंटा, या तो वही बता पाएगा। मैं कहा कल होगा, अब कल कितना बोलिए जी? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे, गलत कह रहे, गलत। अभी कल होगा, कल 10 से 12 फिर होगा। कुछ तथ्य रह गए हैं, फिर समय नहीं बदला गया, समय नहीं बदला गया। भैया इतनी गर्मी है, लोग रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा सा निकल जा। नहीं, वो सब नहीं बता सकते। 1.5 घंटे कार्रवाई ज्यादा क्यों चली? नहीं, 1.5 घंटे नहीं, वो कल भी कार्रवाई चलेगी। वो हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो चुका है। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे का काम। जी जी बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, जी 1.5 घंटा ज्यादा क्यों चला? क्योंकि अभी तो 8 बजे से 12 बजे तक। नहीं, कुछ ऐसे रोड़े अड़चन आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो चूंकि सर्वे की कार्रवाई है, अब वो बहुत गहराई से आपको विस्तृत सत्र के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। क्या रोड़े अटका रहा है? क्या कोई रोड़ा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। शासन, प्रशासन, वादी प्रतिवादी सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये बताइए कि आप क्या जो है विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर में शॉप भी है, क्या आपने देखिए, जो भी चीज़ है वो न्यायपालिका में है और ज़रूरी है कि न्यायपालिका पर हमें विश्वास करके जो बनारस की गंगा जमनी तहजीब है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और तमाम चीज़ भड़काऊ भाषण, भड़काऊ पोस्ट ऐसे नहीं करने चाहिए। हमें न्यायपालिका पर छोड़ना चाहिए। जो न्यायपालिका का आदेश होगा वो सर आँखों होगा। इसलिए मेरा मानना है कि मंदिर है, मस्जिद है, ये न्यायपालिका पर हमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। न्यायपालिका पर मैं छोड़ता हूँ। तो अंदर में ये भी है कि श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी का जो मामला जो है वो क्या है पूरा? देखिए, एक संस्कृत में श्लोक है कि विश्वेश्वर माधवम डुंडिन दंडपाणी च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानीम च मणिकर्णिका। ये विश्वेश्वर शब्द जो है वो परिभाषित करता है कि विश्वेश्वर थे, लेकिन अब मामला न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय के द्वारा जो आदेश होगा वो मैं मानूंगा और मंदिर मस्जिद जो भी विवाद है वो मैं न्यायालय के फैसले को मानूंगा। वहीं यूपी के कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा पर 16 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का जिले में संभावित आगमन की तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि नेपाल दौरे का पड़ाव कुशीनगर में भी होगा। हालांकि इसके पहले काठमांडू में पीएम मोदी के रुकने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब चर्चाएं जोरों पर है कि पीएम कुशीनगर से सीधे हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी पहुंचेंगे। लुम्बिनी में पीएम के 4 हेलीपैड इनके लिए बनाए गए। वहीं बुद्ध पूर्णिमा को पीएम के कुशीनगर दौरे को लेकर महापरिनिर्वाण स्थली जाने के कार्यक्रम के कयास भी लगाए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 144 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम गोरखपुर में दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित हुआ था। लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति को समय से न्याय न मिल पाए तो मुझे लगता है कि उस विकास के उतने मायने नहीं होते हैं। विकास केवल शासन के अनुसार ही नहीं चलना चाहिए, आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ हो, जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे और एक योग्य जनप्रतिनिधि
निरंतर प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए एक न एक परियोजना निरंतर लेकर के आता है और आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क बन रही हैं, कहीं स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कहीं उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नवनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं पर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी क्षेत्र में ये निरंतर हो रहे हैं और मैं आज आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं कि सरकार धनराशि देती है, हमारे माननीय सांसद विधायकगण उसके लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत करके धनराशि भी अवमुक्त करती है और जनता जनार्दन का भी दायित्व है कि सकारात्मक रूप से विकास की इन परियोजनाओं में अपना सहयोग करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में हम लोग भी अपने। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी शनिवार को ही मुंबई की रैली में ना नहीं किसानों पर बात की और ना ही लोड शेडिंग पर बात की है। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री घर से बाहर निकले ही नहीं, एक भी वक्त उन्हें नहीं देखा गया और विदर्भ के किसी गांव में उन्हें क्या किया, बेरोजगारी दूर करने को लेकर कुछ भी नहीं किया। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा उन्होंने। किसानों के बारे में तो कोई तकलीफ की एक शब्द बात नहीं की गई। किसानों की परिस्थिति आज क्या है, बेरोजगारी पर एक शब्द बोले नहीं कि इतने रोजगार देने के लिए, हम हाथों को रोजगार देने के लिए ये सरकार बनी है। 2019 के बाद 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है मेरे महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका डाटा उनके डिपार्टमेंट ने और मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। कितने युवकों को, कितने बेरोजगार हाथों को उन्होंने रोजगार दिया ये बताना चाहिए उन्होंने। वो बोलते हैं हाथों को रोजगार दिया, कौन से हाथों को रोजगार दिया? 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के बाद महाराष्ट्र में 3 टाइम ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ी है। वहीं बठिंडा शहर में अवैध निर्माण का सिलसिला दिनों दिन लगातार बढ़ते चला जा रहा है। जब नगर निगम कमिश्नर ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो शहर से बाहर हैं। कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं। एमटीपी नरेश कुमार ने न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि हम इसकी जल्द ही जांच करवाएंगे, कानून के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। अवैध बिल्डिंगों का बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही आज वाकया एक धोबी बाजार की बैक साइड में हाथी मंदिर वाली गली में देखने को मिला। सुनने में आ रहा है कि उस बिल्डिंग का सिर्फ 1.5 मंजिल का नक्शा पास है, लेकिन वहाँ पे 4 मंजिल बिल्डिंग बना दी गई। लेकिन जब बिल्डिंग के ऑनर से बात करनी चाहिए तो ऑनर ने सीधे शब्दों में कह दिया कि हमारी इस बिल्डिंग का जो भी आपने बात करनी है वो हमारे आप ठेकेदार से बात कीजिए, ठेकेदार ही बिल्डिंग बना रहा है। जब उनसे पूछा गया कि बिल्डिंग के ऑनर आप हैं तो ठेकेदार कैसे हो सकता है, तो उनका साफ साफ कहना था कि आप बताइए आपका मकसद क्या है, आप क्यों इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिली भगत से कॉरपोरेशन या उसके अधिकारी उनकी सह पे या कोई और अधिकारी है उनकी सह पे ये अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। जब नगर निगम कमिश्नर से बात करनी चाहिए तो वो किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन उन्होंने नगर निगम के एक अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिए कि इसकी जांच करवाई जाए और इस पर नियमों के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। कैमरामैन सलंदर के साथ मैं सत्येंद्र कुमार, न्यूज इंडिया, बठिंडा। हाथीवाला मंदिर वाली गली में, जिसका सुनने में ये आ रहा है कि उस बिल्डिंग का सिर्फ 1.5 मंजिल का नक्शा पास है, लेकिन वो बिल्डिंग 4 मंजिल बना दी गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाकी में उस बिल्डिंग का नक्शा 1.5 मंजिल का पास है या नहीं है? अगर 1.5 मंजिल का पास है और 4 मंजिल बनाई गई है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? हमारे साथ नगर निगम के एक बिल्डिंग ब्रांच के ऑफिसर नरेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। वो बिल्डिंग चेक करवा लेते हैं हम, अगर तो उसमें पास नक्शे के अकॉर्डिंग है
फिर तो ठीक है, अगर कोई वायलेशन हुई है तो हम जो रूल के अकॉर्डिंग है वो कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। क्या इस एरिया में 4 मंजिल बिल्डिंग के नक्शे पास हो रहे हैं? ये तो नक्शा जो उन्होंने मंजूर करवाया ना जी, वो चेक करके ही पता चलेगा भी उसमें कोई पार्किंग की प्रोविज़न है या कैसे पास करवाया उन्होंने, कितने मंजिल का हुआ है। तो इस तरह बगैर नक्शा देख के तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, बाकी उसकी वेरिफिकेशन करवा लेंगे उसके बाद। सर कब तक ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, कब तक आप इस पर अपडेट दे सकते बस अभी हम कर ही रहे हैं, शहर में काफ़ी बिल्डिंगों की चेकिंग हो रही है, तो ये भी मैं नोट कर लेता हूँ तो करवा देंगे इसको।